हेलो बच्चों। कल हम लोगों ने जो है वो डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन पढ़ लिया था, है ना बेटा। और इसके बाद हम लोग जो है वो अब आगे की चीज पढ़ते हैं। एक बच्चे ने कुछ सवाल पूछा है, मैं उसका जवाब नहीं दे रहा हूँ बिकॉज उसका कोई लेना देना नहीं है सब्जेक्ट से। आगे बढ़ते हैं। तो डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन कल तक मैं आपको पढ़ा रहा था और पढ़ा चुका था। इनफैक्ट पूरा कंसेप्ट इसका हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। हमने डिस्कस किया था कि लैम्डा इज इक्वल्स टू होता है h by mv, where lambda is wavelength associated with a moving object. H is Planck's constant, m is the mass of the object, and v is the velocity. Or lambda was equals to h by under root of 2me, if I'm not wrong. And if it is a charged particle, then lambda is equals to h by under root of 2m qv, where q is the charge and v is the voltage applied. ठीक है ना। यही तीन फॉर्मूले हम लोगों ने कल कैलकुलेट किए थे। खाना बोल दो यार जल्दी से। क्या यही तीन फॉर्मूले हम लोगों ने कल कैलकुलेट किए थे बेटा? ठीक है। ये लिखा है लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई एम बी, है ना। थोड़ा सा शायद आज ये ज्यादा चमक रहा है ना। लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई एम बी, थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है ना। ठीक। अब समझना आप बात को। ठीक है, चलो। तो व्हाट वी हैव रिटन इज दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई एम बी, पहली चीज। दूसरा, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई, ठीक है, h by under root of 2me and lambda is equals to h by under root of 2mqv। ये तीन फॉर्मूले कल हम लोगों ने देखे थे, ठीक है बेटा। यही तीन फॉर्मूले कल हम लोगों ने किए थे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं इन फॉर्मूले से। इसके बाद मैंने आपको ये चार्ज पार्टिकल के केस में फॉर्मूला था। एक और फॉर्मूला कुछ फिजिक्स की बुक्स में तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा, जिसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लेके करते हैं, लेकिन अभी आपने वो सब पढ़ा नहीं है। गैसियस स्टेट चैप्टर जब पढ़ लोगे उसके बाद ही वो फॉर्मूले के बारे में हम बात कर सकते हैं, इसलिए अभी वो फॉर्मूले के बारे में आपसे कोई बात चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अभी फिलहाल वो फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ना है। जब आप फिजिक्स में पढ़ोगे 12th के बाद में, तब वो फॉर्मूला आपको, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला भी एक फॉर्मूला आपको बता देंगे। और वो भी फॉर्मूला एक दिया रहता है, उसमें भी अपन 2-3 फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है, ठीक है बेटा। चलो, अब यदि इन्हीं को आगे थोड़ा सा बढ़ाएं आज के लिटरेचर को, तो एक बेटा डी ब्रॉगली वेव जो होती है उसके लिए हमने एक शब्द प्रयोग किया था, और वो था मैटर वेव। वो था मैटर वेव, है ना। अब मैं आपको डिफरेंस बता दूं, मैटर वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और यहाँ पर लिख दूं मैं मैटर वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, they are associated with electric and magnetic field. Electric and magnetic field, number 1 point. इसका number 1 point, they are not associated with either electric or magnetic field. Number 2, they are propagated. They are not. अब इसका मतलब क्या है, याद करो आप। मैंने आपको बोला था कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इसको एनर्जी मिली कहीं से फोटोन के रूप में। ये इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट किया, ये अपनी एनर्जी को सामने ट्रांसफर कर सकता है, कुछ ऐसे।
तो ये एक तरीके से क्या हुआ, ये डिस्टरबेंस आगे बढ़ता है, ये डिस्टरबेंस इन्वायरमेंट में आगे बढ़ता है, इसको बोलते हैं वेव प्रोपोगेट हुआ, वो डिस्टरबेंस आगे की ओर बढ़ गया। तो ये डिस्टरबेंस जो इधर क्रिएट हुआ है, जो इसमें वाइब्रेशन हुआ है, वो वाइब्रेशन अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर देता है, उसके कारण वो वाइब्रेशन आगे की ओर प्रोपोगेट कर जाता है, इसको बोलते हैं वेव प्रोपोगेशन। यहाँ पर इट इज नॉट प्रोपोगेटेड, यहाँ पर दे आर प्रोपोगेटेड, यहाँ पर दे आर नॉट प्रोपोगेटेड। बोलो बात क्लियर है? थर्ड पॉइंट बेटा, थर्ड पॉइंट की यदि मैं आपसे चर्चा करूं तो थर्ड पॉइंट जो है उसमें आता है दे ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट, दे ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट बट इन वैक्यूम, इन वैक्यूम। मैटर वेव वैक्यूम में ट्रेवल ही नहीं कर सकता क्योंकि उसको मैटर की जरूरत है। एक बात, डू नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, वैक्यूम में होगा ही नहीं बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद अ मैटर, है ना। ऑल्सो इट ट्रेवल्स विथ speed of object with which it is associated, with which it is associated, correct beta? So these are some difference between electromagnetic wave and matter wave, पूछा जा सकता है, हमको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, क्या सबको बात क्लियर है? यहाँ तक जल्दी आना बोलना पड़ेगा। सबको बात क्लियर है? ठीक है बेटा, सबको क्लियरली सुनाई दिखाई दे रहा है? जल्दी से बोलो, सबको क्लियरली सुनाई दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही है। अब जिसको नहीं दे रहा है वो मीटिंग से बाहर जाओ, फिर अंदर आओ, अपने आप दिखाई सुनाई देने लग जाएगा। ठीक है, बाकी लोगों से मैंने फीडबैक ले लिया है, सबको अच्छा दे रहा है, दिख रहा है। चलो भाई, तो गुड। चल बेटा फटाफट इसको नोट कर ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जल्दी जल्दी करें प्लीज, इसको नोट कर ले। ठीक है, नोट हो गया बच्चों? डन डन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब समझेंगे हम, ये था क्या बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव के बारे में कुछ बात मैंने आपको बताई। आगे बढ़ते हैं, इस पे सवाल मैंने ज्यादा अभी आपको नहीं कराया, थ्योरी पढ़ा दी थी पूरी की पूरी, सवाल ज्यादा नहीं कराए थे। मैं जल्दी से आपको इस पे कुछ सवाल करा के आगे बढ़ जाता हूँ और फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आज खत्म करना ही है। ठीक है, चल। कल मैंने आपको एक सवाल दिया था जो कि अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन का था, जिसमें बोला था कि एक वोल्टेज v से एक्सेलरेट किया है, एक 4v से एक्सेलरेट किया है, बताओ उनके लैम्डा का रेशो क्या होगा। वो सवाल सब लोगों को समझ में आ गया था। एक अल्फा पार्टिकल था, एक प्रोटॉन p था, और एक को v वोल्टेज से एक्सेलरेट किया गया था और एक को 4v वोल्टेज से एक्सेलरेट किया गया था, और बोला था कि आप लैम्डा का रेशो जो है वो निकाल लें। याद है बेटा वो वाला सवाल आप लोग को? लैम्डा वाज इक्वल टू v एंड 2v था। ओके ठीक है, सो वो वाला सवाल तो आप लोग को आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब दूसरा सवाल लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, कोई इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर था, was accelerated with voltage with 100 volt, with 100 volt, lambda associated was lambda 1, then it was or then the voltage was decreased to, then the voltage was decreased by
19 volt, and lambda became lambda associated became lambda 2. Thereafter, further voltage was decreased by decreased up to 64 volt. Up to 64 volt, lambda associated was lambda 3. Find lambda 1 into lambda 2 by lambda 3. क्या रेशो आएगा इनका? या lambda 1 minus lambda 2 by 3, ये रेशो निकालो, आंसर आएगा। सबसे पहले lambda 1 निकालने में, बोले बच्चों, सबसे पहले lambda 1 निकालने, तो क्या lambda 1 की वैल्यू जो है इलेक्ट्रॉन है और एक्सेलरेट किया गया वोल्टेज 100 वोल्ट के द्वारा, सो दैट विल बी इक्वल टू h by under root of 2m qv, so that becomes equal to h by under root of 2m e लिख देते हैं q की जगह, इलेक्ट्रॉन into 100, सो 200 आ गया यहाँ पे lambda 1। lambda 2 कितना हो जाएगा बेटा? दैट विल बी h by under root of 2me। कितना लिखूं बेटा? into कितना लिखूं यहाँ पर? कौन बच्चा बताएगा? into कितना लिखूं? lambda 2 89। अरे यार प्लस माइनस में भी समस्या है क्या? 81, शाबाश, 81 करेक्ट है, 81। lambda 3 की वैल्यू सबको आ गई होगी समझ में। lambda 3 विल बी इक्वल टू h बाई अंडर रूट ऑफ 2me इनटू क्या लिखो बेटा? 2me इनटू क्या लिखो बच्चों? अरे 36 36 36 36 36 36 46, वाह यार क्या मैथ्स लगा, 46 भाई 64 लिखना पड़ेगा ना बेटा। It was decreased by 19 volt and then lambda associated became lambda 2. Thereafter, voltage was decreased up to 64 volt. Up to 64 volt मतलब 64 volt कर दिया गया। सिर्फ अंग्रेजी में घुमाया है, पहले बोला it was decreased by 19 volt और फिर it was decreased up to 64 volt, मतलब उसको इतना डिक्रीज किया गया वो 64 वोल्ट हो गया। इंग्लिश भाषा और कुछ नहीं बेटा, ठीक है? क्लियर थी बात सब लोगों को? सबको क्लियर दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर यदि किसी को ब्लर आ रहा है थोड़ा सा वो बल्ब के कारण, तो प्लीज डोंट ऑब्जेक्ट ऑन दैट राइट नाउ, बिकॉज मैं अभी बल्ब की पोजीशन को नहीं एडजस्ट कर सकता हूँ, और यहाँ जो भी लिखा है मैंने आपको क्लियरली बता दिया और दिख भी रहा है। सो इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट वाज एक्सीलरेटेड विद 100 वोल्ट, lambda associated was lambda 1, then voltage was decreased by 19 volt and lambda associated became lambda 2. Thereafter voltage was decreased up to 64 volt, lambda associated was lambda 3, find lambda 1 minus lambda 2 by lambda 3। अब आ जाएगा बेटा सब लोगों को। अब आपको रेशियो निकालना है। lambda 1 की वैल्यू सब लोग रख सकते हैं, lambda 1 is equals to h by under root of 2m e into 100, so let me make it lambda 2 minus lambda 1, ज्यादा अच्छा रहेगा। lambda 2 minus lambda 1 by lambda 3, so let me make it 81 minus h by under root of, नहीं तो नेगेटिव में आता आंसर, into 81 divided by h by under root of 2m into 64। अब सब लोग को इतना कॉमन सेंस होगा कि h अपॉन अंडर रूट 2me अंडर रूट 2me अंडर रूट 2me कट जाएगा, सो दैट वी विल हैव एट लास्ट 1/9 अंडर रूट करके माइनस 1/10 डिवाइडेड बाई 1/8। अब इसके आगे गणित में नहीं कर रहा हूं, आप खुद कर ले। बोलो बेटा सबसे हो जाएगा? हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, हो जाएगा बेटा? तो यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, ये 100 है, शुरू में लिख दिया था ना इसलिए ये 100 है, इधर सही लिखा है बिल्कुल, ठीक है?
आई होप सो सबको बात क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी सवाल में नहीं होनी चाहिए। चलो ये सवाल हो गया आपका खत्म। एक और सवाल ले लेते हैं। सर 8/9, अब जो भी आ रहा हो बेटा उससे कैलकुलेट करके, मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ कैलकुलेशंस पे बात में नहीं करूंगा। यदि मेरे से कोई गलती भी हो जाएगी कैलकुलेशन में तो कोई बात नहीं, आपको पता है इसको कैलकुलेट करके क्या ला सकते हैं। मुझे तो केमिस्ट्री आपको सिखानी है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद देखें तो और सवाल देता हूं मैं आपको। ये अच्छे लेवल का सवाल था, थोड़ा सा बच्चे इससे भी खराब सवाल में दिक्कत कर देते हैं, डायरेक्ट सवाल भी पूछ लेते हैं, जिस सवाल का सोल्यूशन क्लास में एक बार बता दिया गया वो सवाल भी पूछ लेते हैं। और पर्सनल मैसेज पे यदि आप सवाल मेरे से पूछ रहे हो तो आप मान के चलो उसका आंसर आने की प्रोबेबिलिटी कम है। ग्रुप पे जब पूछोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। आज ग्रुप के सारे आंसर मैंने आपको बता दिए थे, जितने भी क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे, है ना। आज ग्रुप पे 3-4 क्वेश्चन थे, मैंने सबके आंसर डाल दिए थे। एक क्वेश्चन अभी हाल किसी ने डाला है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं आपको बता दूं। ये पूछना कि कब से ऑफलाइन क्लास चालू हो रही है। पहली बात, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। डोंट आस्क अननेसेसरी क्वेश्चंस ऑन दी ग्रुप, ओके बेटा, अवॉइड सच क्वेश्चंस। ऑफलाइन कब से चालू हो रही है ये क्वेश्चन था, प्लीज अवॉइड सच क्वेश्चंस। आपको पता है ये प्रशासन डिसाइड करता है, बीपीएस सर डिसाइड नहीं करते हैं। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि वो कोचिंग में जब आना चालू कर देंगे तब उनकी पढ़ाई ज्यादा अच्छी हो जाएगी, अभी उनकी कम हो रही है। ये भ्रम है। जिसकी पढ़ाई होनी होती है उसकी पढ़ाई हरदम अच्छी होती है, और जो नहीं पढ़ता है वो सिर्फ बहाने ढूंढता है। सही बोल रहा हूँ ना। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन था, एक आध क्वेश्चन और ले लेता हूँ ठीक ठीक टाइप का। क्या चल रहा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। उसने बोला if d Broglie wavelength of the fourth Bohr orbit of hydrogen atom is 4 angstrom, the circumference of the orbit is equals to how much? If d Broglie wavelength, if d Broglie wavelength of fourth orbit of hydrogen atom is of fourth orbit of hydrogen atom is de Broglie wavelength associated with electron present in fourth orbit of associated with electron present in fourth orbit of hydrogen atom is equal to 4 angstrom. Find circumference of fourth orbit. Find circumference of fourth orbit. क्या आप लोग इस सवाल का जवाब बता सकते हैं बेटा? क्या आपको पता है कि circumference 2 पाई r बराबर n लैम्डा होता है? फोर्थ ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 4 होगी, और लैम्डा की वैल्यू कितनी दी है? 4 एंगस्ट्रॉम दी है। So into 4 angstrom is equals to 16 angstrom. क्या सबको समझ में आ गया बेटा? क्या सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? वो बोल रहा है कि फोर्थ ऑर्बिट में, यदि ये फोर्थ ऑर्बिट है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके साथ एसोसिएटेड जो लैम्डा है वो 4 एंगस्ट्रॉम का है। तो बताओ फोर्थ ऑर्बिट का सर्कमफ्रेंस कितना बड़ा होगा? तो आपको पता है सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर बराबर n लैम्डा होता है। लैम्डा की वैल्यू 4 एंगस्ट्रॉम दी है, n की वैल्यू 4 है, तो दैट बिकम्स 16 एंगस्ट्रॉम। आई सपोज दैट सब बच्चों को बात समझ में आ गई होगी। अब फाइंड आउट नंबर ऑफ वेव्स इन अबव क्वेश्चन। फाइंड आउट नंबर ऑफ वेव्स इन अबव क्वेश्चन। बेटा ऊपर वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ वेव्स कितनी होंगी, कौन बच्चा बताएगा मेरे को? इन अबव क्वेश्चन कितनी नंबर ऑफ वेव होगी? सिंस द, वेरी गुड बेटा, क्योंकि ऑर्बिट चौथा है, सिंस ऑर्बिट इज फोर्थ, since orbit is fourth, therefore number of wavelength is equal to 4.
अनडाउटली। क्या सबको बात क्लियर है बेटा? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या तो नहीं है? चलो, इलेक्ट्रॉन वॉज एट रेस्ट, इट वॉज accelerated twice. It was accelerated, number one, by 200 volt, and number two, 50 volt. Lambda associated was lambda 1 and lambda 2. Find lambda 1 by lambda 2. निकाल सकते हो बेटा? एकदम सरल क्वेश्चन। lambda 1 by lambda 2 निकाल सकते हो बेटा? 2:1 किसी बच्चे ने बोला। lambda 1 by lambda 2 will be equal to h by under root of 2m ev into h by under root of, इसको v1 कर देते हैं, 2m ev2 बराबर, पहले कितना है, v2 कितना है 50 और v1 कितना है 200 का अंडर रूट इज इक्वल्स टू हाफ। करेक्ट है बेटा? जिन्होंने आंसर 2 बोला था उनको समझ में आया उनसे क्या गलती हुई थी? जिन्होंने आंसर 2 बोला उनको समझ में आया उनसे क्या गलती हुई? ये गलती एग्जाम में करना है कि नहीं करना? ये गलती हम एग्जाम में नहीं करेंगे। मुझसे तो कोई गलती नहीं ना। v1 नीचे है 200, शुरू में 200 बाद में 50, v2 ऊपर गया है, सही है। क्लियर है बेटा? 1:4 क्यों आएगा? अंडर रूट किया ना बेटा आपने, तो 1:2 आएगा ना बच्चे। 1:4 क्यों आएगा बेटा? अंडर रूट है ना बेटा, तो 1:2 आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या तुम लोग आज सो रहे हो क्या? थोड़े बहुत सो रहे हो क्या? जागे नहीं हो? संडे की नींद अभी भी चल रही है क्या? तो आंसर्स थोड़े स्लो आ रहे हैं यार, आंसर्स थोड़े स्लो आ रहे हैं। जागो वतन खतरे में है ना? तेजी से आंसर दो, ज्यादा अच्छे आंसर दो, जल्दी जल्दी दो। मैं आज बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना है मुझको, पढ़ा रहा हूँ, बहुत जोर से अच्छा पढ़ाना आ रहा है, लेकिन बिना आपकी मदद के मैं अच्छा नहीं पढ़ा सकता हूँ, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ। अब तक मैं डी ब्रॉगली पे आपको 4 सवाल करवा चुका हूँ, आई सपोज दैट 4 सवाल हो गए हैं, एक और सवाल करवाता हूँ डी ब्रॉगली पे, फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ाता हूँ, उसके बाद होगा तो इनके मिक्सचर करवा दूंगा, ठीक है? लेट मी सी, लास्ट लेक्चर नहीं बेटा, अभी कैसे लास्ट लेक्चर आ जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का? इतना बड़ा चैप्टर है भाई, एक दो एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेनी पड़ेंगी एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, पर इस हफ्ते खत्म कर दूंगा मैं, भले सैटरडे को और संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़े, लेकिन इस हफ्ते में ये चैप्टर खत्म करके नेक्स्ट वीक में पीरियोडिसिटी ले जाऊंगा। आई विल नॉट होल्ड द चैप्टर फॉर वेरी लॉन्ग, ठीक है बेटा? भले एक आध एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़े इस वीक में, आई टेक द एक्स्ट्रा क्लास। इस वीक में खत्म करना ही है क्योंकि नेक्स्ट वीक में आपका टेस्ट है, तो मैं इस वीक में खत्म कर दूंगा। पूरे हफ्ते हम बहुत सारी मेहनत करेंगे और हमारा टेस्ट अच्छा जाएगा। आई होप सो आप लोग शॉर्ट नोट्स आपने बना लिए हैं, रट्टा मारना चालू कर दिया है। वैसे ऑलरेडी कुछ बच्चों के डाउट्स में मुझे दिख जाता है कि वो मेहनत थोड़ी कम कर रहे हैं। जो क्लास में सवाल कराया है वही सवाल यदि आपने डाउट में पूछ लिया, मतलब मेहनत में कमी चल रही है भाई। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, जिन बच्चों की हालत पतली है वो वीडियो लेक्चर को बार बार देखो, बार बार देखो, बार बार देखो, समझ रहे हो? जितनी बार देखोगे उतने होशियार बन जाओगे। चलो एक और सवाल बोलता है, पार्टिकल एक्स मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी हैज डी ब्रॉगली, a particle x moving with certain velocity, x moving with certain velocity has
de Broglie wavelength has de Broglie wavelength of 1 angstrom if a particle y has mass, if a particle y has mass equal to 25% of mass of A and its velocity is 75% mass of X and its velocity is 75% of X. Find out de Broglie wavelength of Y. Find out de Broglie wavelength. एक का दिया है दूसरे का पूछा है, मतलब कंपैरिजन है एक तरीके से। जब एक का दिया हो दूसरे का पूछा हो तो कांस्टेंट निकाल लेते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई अंडर रूट ऑफ 2m, सॉरी एनर्जी तो दी नहीं है बेटा, ना वोल्टेज दिया है, तो h बाई एम भी हो जाएगा। ठीक है, इन सब में कांस्टेंट क्या है बेटा, दोनों में x और y में कांस्टेंट क्या चीज है, कौन सी वैल्यू कांस्टेंट है x और y में, हाँ ना बोलना पड़ेगा। h कांस्टेंट है, तो सिंस h बराबर कांस्टेंट बराबर mv लैम्डा, देयरफॉर कई बार सिखाया m1 v1 लैम्डा 1 बराबर m2 v2 लैम्डा 2। निकालना क्या है, लैम्डा 2। m1 कितना है m मान लो, v1 कितना है v मान लो, लैम्डा 1 कितना है 1 एंगस्ट्रॉम मान लो, है ही। m2 कितना है 25%, तो m बाई 4। ये कितना है v2 3 बाई 4, v हो जाएगा 75% है ना, 75% मतलब 3 बाई 4 ऑफ बी, आना बोलना पड़ेगा यार। और 25% मतलब m बाई 4। यार सो रहे हो क्या, सो रहे हो क्या, जागो जागो, सही बोल रहा हूं ना। x का मास m था तो y का मास क्या था बाई 4 था, सो m बाई 4। x की वेलोसिटी v की थी तो y की क्या थी 3 बाई 4 v थी, इंटू लैम्डा 2। m ने मारा m को, v ने मारा v को, दिस बिकम्स 4, दिस इज 16 बाई 3 एमस्ट्रॉम बराबर लैम्डा 2। क्या मेरी बात क्लियर है सब लोग को, खाना बोलना पड़ेगा यार, क्लियर सब लोग को, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या, ये आ जाएगा 5.33 विल बी द आंसर एमस्ट्रॉम। क्लियर है बेटा, क्या सब लोग इस सवाल को खुद कर सकते थे यदि 1 मिनट का और टाइम मिलता तो, क्या आप लोग खुद भी ये सवाल कर सकते थे यदि 1-2 मिनट का टाइम मिलता तो, बिल्कुल कर सकते थे है ना। पहले क्यों नहीं करने दिया आपको, क्योंकि टाइम की कमी है। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं और हम
अब बताना, अब क्लियर है, अब क्लियर है, साउंड क्लियर, डन। चलो बेटा, अब अपन पढ़ते हैं हाइजेनबर्ग, एक सेकेंड, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट बात, HEISENBERG, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल ने क्या कहा, इस प्रिंसिपल ने ये कहा, इट इज, जैसे बोर था, बोर ने कंसीडर ये किया था कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो उसकी पोजीशन को हम क्लियरली डिटरमाइन कर सकते हैं विद एक्यूरेसी, है ना। तो बोर सेड दैट वी कैन डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन राउंड द न्यूक्लियस विद एक्यूरेसी। लेकिन जो डी ब्रॉगली था, बोर सजेस्टेड दैट वी कैन डिटरमाइन पोजीशन ऑफ electron moving around the nucleus with certainty, मतलब उसने तो रेडियस की वैल्यू बता दी थी 0.529 n square by z, certainty that is exact position can be determined, can be determined, correct है, but de Broglie suggested about wave like nature of moving electron। ना यदि कोई चीज वेव है तो वो अपनी मीन पोजीशन के अराउंड माइग्रेट करती रहती है, मतलब ऊपर नीचे होती रहती है ना। तो अपन किसी वेव में किसी पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन को डिटरमाइन नहीं कर सकते, वेव लाइक नेचर यही होता है, ठीक है बेटा। तो डी ब्रॉगली सजेस्टेड अबाउट द वेव लाइक नेचर, ठीक है बेटा, देयरफॉर इट इज वेव लाइक नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर it is not possible to have a exact position of electron around the nucleus, around the nucleus, according to Heisenberg uncertainty principle, according to Heisenberg uncertainty principle, Heisenberg uncertainty principle के हिसाब से it is not possible to ascertain, it is not possible to ascertain or ascertain simultaneously, not possible to ascertain simultaneously, simultaneously मतलब एक साथ, ascertain simultaneously the exact position and velocity, the exact position and velocity of an electron with 100% accuracy. It is not possible to ascertain simultaneously the exact position and velocity with 100% accuracy for a moving electron around the nucleus. For a moving electron around the nucleus.
ठीक है बेटा, उस बोला 100% सर्टेनिटी के साथ अपन इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो हाइजेनबर्ग ने जो प्रिंसिपल दिया दैट वाज डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h by 4 पाई। अब इसका मैथमेटिक्स हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, कैसे आया हमें याद करना पड़ेगा। डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन, uncertainty in measurement of position, of course delta p will be uncertainty in measurement of momentum। आप जब ये उतार लोगे तो मैं इसको और अच्छे से आपको बताऊंगा। कहने का कुल मिला के मतलब ये है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो बोहर ने ये कहा था कि एग्जैक्टली उसकी पोजीशन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि बोहर सिर्फ पार्टिकल लाइक नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा था। परंतु बाद में डी ब्रॉगली ने बताया कि इसमें वेव लाइक नेचर भी होता है। अब वेव की पोजीशन सर्टेन नहीं होती है, वो अपनी मीन पोजीशन के अराउंड घूमता रहता है इधर उधर। तो हम एक प्रोबेबल एक एवरेज डिस्टेंस तो बता सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट दूरी क्या होगी न्यूक्लियस से किसी निश्चित समय पे ये बताना पॉसिबल नहीं है। ये वेव लाइक नेचर है। हाइजेनबर्ग ने क्या किया, इन्हीं डी ब्रॉगली की अब नई फाइंडिंग्स आ गई और जो भी उस समय के नए रिसर्च वर्क थे, इन सबको देखते हुए एक प्रिंसिपल डिवाइस किया और उसने उसके आधार पर ये बोला, इट इज नॉट पॉसिबल टू सर्टेनली डिटरमाइन विद 100% एक्यूरेसी द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। उनके मेजरमेंट में सदा कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी। सर्टेनिटी के साथ में अपन इनकी पोजीशन और मोमेंटम को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। क्लियर है बेटा इतनी बात सब लोगों को? क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या यहाँ पर? ठीक है। अरे इतनी जल्दी मत वो हुआ करो तुम लोग, तो बहुत जल्दी मतलब मैसेज करने, वीडियो ऑफ, कैमरा ऑफ। एक सेकंड इंतजार किया करो, रुको थोड़ा। अब आगे बढ़ते हैं। It is not possible to determine exactly the position or the velocity of the moving electron around the nucleus. I suppose that सबको बात चमक गई है, सबको बात समझ में आ गई है, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। ठीक है। It is not possible to determine exactly the position and velocity of a moving electron around the nucleus or position or momentum of a electron moving around the nucleus। क्लियर है बेटा इतनी बात? क्लियर इतनी बात? 100% पोजीशन की सर्टेनिटी नहीं होती है और ना ही वेलोसिटी की या मोमेंटम की होती है। तो उसने एक फार्मूला डिराइव किया जो उसने बोला डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 पाई। इसको मैं और समझाता हूं, पहले आप इसको नोट कर लो झटापट फटाफट। हाँ भाई, हो गया? डन डन। ओके बेटा, अब सुनो आप मेरी बात को ध्यान से। इसके बाद मैं इसको और एलोबरेट करता हूँ और चीज अच्छे से पढ़ाता हूँ, मजा आएगा, आनंद आएगा। बहुत सारा है पढ़ाने को, समय कम है, पढ़ाना बहुत सारा है। यदि आज सारे सवाल नहीं करा पाया तो क्या आप मुझे 9:30 बजे आधा घंटा दे सकते हो और सवाल कराने के लिए? 9:30 से 10 बजे तक कुछ एक्स्ट्रा सवाल, ज्यादा नहीं, सिर्फ आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा। 9:30 से 10 बजे तक बस आधा घंटा, और ज्यादा नहीं, है ना? ठीक है। तो यदि मैं पूरे सवाल नहीं करा पाया तो मैं आपका आधा घंटा
और ले लूंगा कुछ एक्स्ट्रा सवाल कराने के लिए। जो लोग इस समय क्लास अटेंड नहीं कर सकते कोई बात नहीं है, उन एक्स्ट्रा सवालों की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। वो एक्स्ट्रा सवाल इसलिए हैं जिससे और अच्छा लेवल कुछ आपको ज्ञात हो जाए। नीट एग्जाम में उतना अच्छा लेवल आता नहीं है, ठीक है। चलो, मतलब जितना मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ ये मोर देन नहीं, मॉर्निंग में नहीं, नाइट में 9:30 से 10 बजे तक पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, मतलब क्लास अटेंड करना जरूरी नहीं है, मैं आपसे पहले ही बोल दूं। तो मेरे पास ये नहीं आना चाहिए किसी का वो कि सर हमको ये प्रॉब्लम, हमको वो प्रॉब्लम। जिसको प्रॉब्लम है वो मत करो अटेंड, वो हाई लेवल के लिए है कि और ज्यादा कोई बच्चा एकदम जेई फेई पढ़ना चाह रहा है तो उसके लिए है ना। 9:30 से 10 बजे सिर्फ आधा घंटा पढ़ाऊंगा, सिर्फ आधा घंटा पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन एच बाई 4 पाई। पहले ही बोल रहा हूँ, वो आपके लिए नीट के लिए कोई ऐसी जरूरी क्लास नहीं है। करना हो करो, नहीं करना हो मत करो। एच हैश बाई 2, बोलो एग्रीड। एच हैश को क्या बोलते हैं हम, क्या इसको हम रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं, रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं। पहले भी बता चुका हूँ, जो लोग भूल गए हैं उनको मुबारक हो। एच बाई 2 पाई बोला था। अब इसको ही मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। मतलब यदि साइमल्टेनियसली मेजर किया जाए डेल्टा एक्स और डेल्टा पी की वैल्यू को, तो जो इनका गुणा आएगा, जो मल्टीप्लीकेशन आएगा, उसकी वैल्यू एच बाई 4 पाई, जो कि आ जाती है एच बाई 4 पाई। यदि आप कैलकुलेट करोगे तो एच है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड अपॉन 4 इंटू 3.14। ये लगभग 5.27 इंटू 10 की पावर माइनस 35 आ जाती है, ठीक है। क्लियर है बेटा की बात, जूल सेकंड आ जाएगी और क्या, क्योंकि एच की यूनिट होगी, 4 पाई की तो कोई यूनिट होगी नहीं। अब ये वैल्यू लगभग इतनी आ जाएगी, ठीक है ना। सो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी, ठीक। अब यदि मैं ऐसा करूं कि, यदि मैं ऐसा करूं कि इधर एम डेल्टा वी है, एम डेल्टा वी है, और ये क्या है, डेल्टा एक्स है, ठीक है। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, चेंज। ये मोमेंटम है, ये मोमेंटम है, मानते हो ये मोमेंटम है। मान लो मैं ऐसा करूं, डिवाइड बाई डेल्टा टी ऑन बोथ साइड्स। डेल्टा टी इज चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। अब मुझे नहीं पता 9-10 तक तुमने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कि चेंज ऑफ मोमेंटम एम डेल्टा एक्स क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन चेंज ऑफ टाइम बराबर क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। किस टाइम में चेंज हुआ है मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम जिसमें मोमेंटम चेंज हुआ है, ये बराबर क्या होता है, किसी ने पढ़ा है कभी 9-10 में। शाबाश, अनिरुद्ध ने बताया, फोर्स। फोर्स होता है एम डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, फोर्स के बराबर होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई इंटू 1 बाई डेल्टा टी। बोलो हो, बोलो हो, दिस इज इक्वल टू फोर्स। अब ये हुआ डेल्टा एक्स, दैट इज चेंज इन पोजीशन, ठीक है ना, इनटू एफ, दिस इज फोर्स, ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई इंटू 1 बाई डेल्टा टी। अब एफ इंटू डी एक्स क्या होता है, पढ़ा है, 1D चालू हुआ, एफ इंटू डी एक्स क्या होता है, क्या वो डेल्टा ई के बराबर हो जाएगा, बोलो बेटा। सो फोर्स इंटू डिस्टेंस बराबर एनर्जी होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस बराबर एनर्जी होता है, डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स इंटू डेल्टा ई हो जाएगा, ये डेल्टा ई, डेल्टा टी को इधर ले आओ बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। आपको जो ज्यादातर काम आएगा वो ये वाला काम आएगा ज्यादातर, पर ये भी फिजिक्स में काम आते हैं, सो मैंने पूरे आपको लिख दिया, ठीक है बेटा। तो क्या सारे डेरिवेशन सब बच्चों को समझ में आ गए, दिस इज चेंज ऑफ एनर्जी। और अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, ये बोलो, चेंज ऑफ एनर्जी नहीं, अनसर्टेनिटी ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, क्योंकि अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन था। तो ये एक तरीके से आप ये वैल्यूज इस तरीके से लिख सकते हो, आपको केमिस्ट्री में सिर्फ ये वाली इक्वेशन से काम चल जाएगा। क्या इतना डेरिवेशन सबको क्लियर है, हाँ ना बोलना पड़ेगा, क्या इतना डेरिवेशन सब बच्चों को क्लियर है, ठीक है। एज यू सेड यस सर क्लियर है, और इससे पहले किसी बच्चे ने सर इट्स डेल्टा वी,
हाँ बेटा, डेल्टा v ऊपर था बेटा, ये डेल्टा v है. दिस इज uncertainty in measurement of velocity. This is uncertainty in measurement of velocity. क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल कांस्टेंट होता है तो उसमें अनसर्टेनिटी नहीं होती, वेलोसिटी की मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी होती है. मास तो कांस्टेंट होगा किसी पार्टिकल का. हाँ, फर्स्ट वाला पढ़ लो, केमिस्ट्री में काफी है बेटा, लेकिन अंत में पीएमटी के लिए सब कुछ पढ़ना पड़ेगा क्योंकि फिजिक्स में ही आएगा. ठीक है बेटा. डेल्टा एक्स है ये बेटा. डेल्टा एक्स का मतलब क्या है? डेल्टा एक्स का मतलब अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ वर्क और एनर्जी. बेटा एक ही है ना, वर्क की ही यूनिट तो एनर्जी है. ठीक है ना, वर्क की ही यूनिट एनर्जी है, तो आप चेंज ऑफ एनर्जी बोल दो. ठीक है. लास्ट है बेटा, फोर्स इनटू डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा ई हो गया. फोर्स इनटू डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा ई हो गया बच्चे. और इस डेल्टा टी को इधर ले गए तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई. ठीक है, सरल है. चेंज ऑफ मोमेंटम इन अ सर्टेन टाइम. यस, m is mass of the object. m is mass of the object. करेक्ट बेटा. ठीक है बेटा, आई सपोज सब कुछ समझ में आपको आ गया है. या सर्टेनली बेटा, इलेक्ट्रॉन, एक बच्चे ने पूछा डज इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट अराउंड द न्यूक्लियस. इट्स पोजीशन इज नॉट सर्टेन. अभी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एक प्रोबेबल एरिया में हम बोलते हैं. इधर भी हो सकती है, 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 इधर भी हो सकती है. और जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 3 डायमेंशनल स्पेस में सबसे ज्यादा होती है उसे ऑर्बिटल बोलते हैं. लेकिन आपको रुकना पड़ेगा, 2 लेक्चर 3 लेक्चर बाद आएगा. ठीक है बेटा, क्लियर है. अब नहीं, सब सही लिखा है. डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी, डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी, सब सही है, सब सही है, कुछ गलत नहीं है, सब सही है. ठीक है ना, ये एक्स नहीं होगा, डेल्टा एक्स ही होगा बेटा. अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट ऑफ पोजीशन है तो एक्स नहीं है, डेल्टा एक्स है. ठीक है बेटा, अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट ऑफ पोजीशन है. लेट अस बी वेरी प्रिसाइज एंड वेरी क्लियर. ओके, चलो. अब इस कंसेप्ट को यदि आप समझ गए हो, और केमिस्ट्री मैंने आपको बोला कितना काम आएगा, सिर्फ ऊपर वाला, ये वाला. अब आप मेरी बात को समझना, इन दोनों को साइमल्टेनियसली यदि मेजर किया जाए, यहां मैं आपका एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर कर दूं. आप कई लोगों से ये कंफ्यूजन पूछ सकते हो, उनको परेशान कर सकते हो, तो इसको मैं मिटा रहा हूं. ये छोटा मोटा फिजिक्स में ये सब आता है, ऊपर वाला केमिस्ट्री में आता है. अब सुनना आप मेरी बात को ध्यान से. यहाँ पर ये बात बहुत जरूरी है, कई लोग इसमें बहुत हेवीली कंफ्यूज रहते हैं. आप ये क्वेश्चन किसी से पूछो कि आप ये क्वेश्चन यदि फ्रेम किया आपने, इफ इलेक्ट्रॉन was moving around the nucleus, its uncertainty of velocity, its uncertainty of position was 10 की पावर -18. ठीक है बेटा. And thereafter we find and thereafter we measure uncertainty in velocity, and it was measured to be 10 की पावर -18 again. Find number 1
whether it is possible to measure, if all instruments and method of measurement are available. वरना आप बोलो नहीं सर इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि 0.01 एंगस्ट्रॉम के नीचे अपन कैसे मेजर करेंगे, लेकिन मैंने बोला आपके पास सारे इंस्ट्रूमेंट हैं और मेथड ऑफ मेजरमेंट आर, if all instrument and method of measurement are method of measurement with accuracy are present, with accuracy are present. लो भाई आपको सारी आइडियल चीजें भगवान जी ने लाके दे दी। पूछ रहा है क्या ये पॉसिबल है, whether Heisenberg uncertainty principle holds true in above case. क्या ऊपर वाले केस में हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगेगा या नहीं लगेगा? सॉल्यूशन, ए क्वेश्चन का आंसर या वन क्वेश्चन का आंसर, क्या ये पॉसिबल है मेजर करना? तो जो बच्चे को कंफ्यूजन हो सकता है वो क्या हो सकता है मैं आपको बताऊं, उसके दिमाग में ये है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी आइदर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5.27 इंटू 10 की पावर -34। बोलो बेटा। अब वो बोलेगा सर ये तो -18 मतलब -36 आ रहा है। यदि वो यहाँ पर कैलकुलेट करेगा तो वो क्या बोलेगा, बोलेगा 10 की पावर -18 इंटू 10 की पावर -18 आ रहा है अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम एंड दिस इज अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। बोले बेटा, एंड दैट इज इक्वल्स टू 10 की पावर -36 व्हिच इज लेस देन 5.27 इंटू 10 की पावर -35। यार मैं अकेले ही पढ़ रहा हूँ कि तुम लोग भी पढ़ रहे हो मेरे साथ? मैं अकेले ही लगाऊं कि तुम लोग भी पढ़ रहे हो? तुम लोग भी पढ़ रहे हो ना मेरे साथ? बहुत अच्छी चीज सिखा रहा हूँ, मास्टरों को जाके सिखा सकते हो, ठीक है ना बेटा? बहुत बढ़िया चीज सिखा रहा हूँ, मास्टरों को सिखा सकते हो जो बरसों से पढ़ा, ठीक है? अब सुनो, 10 की पावर -36 विच इज लेस देन 5.27 इंटू 10 की पावर -35। अब ये लग सकता है कि यार ये तो प्रिंसिपल होल्ड ही नहीं हो रहा क्योंकि ये तो लेस है, क्योंकि लिखा है डेल्टा एक्स डेल्टा पी आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू 5.27 इंटू 10 की पावर -35 करेक्ट है। लेकिन ये वैल्यू तो 10 की पावर -36 आ रही है, ये वैल्यू तो छोटी है, तो इसका मतलब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होल्ड नहीं करेगा। तो पहला सवाल ये क्या मेजर कर सकते हैं, पहला सवाल ये क्या मेजर कर सकते हैं, तो मैं आपको दोनों के आंसर देता हूं। सुनो, इसमें एक शब्द लिखा हुआ है साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, एक साथ। क्या बात क्लियर है बेटा? एक साथ पॉसिबल नहीं है, एक साथ पॉसिबल नहीं है मेजर करना, अलग अलग आप कोई भी अमाउंट मेजर कर सकते हैं। मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू आप कोई भी मेजर कर सकते हो, यदि आपके पास इंस्ट्रूमेंट, मेथड ऑफ एक्यूरेसी और मेथड ऑफ प्रिसिशन सब कुछ है तो आप डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 भी मेजर कर सकते हो। बोलो हो, बोलो हो। आइडियली, इन प्रिंसिपल, इन प्रिंसिपल बात कर रहा हूं, इन प्रिंसिपल में आपसे बात कर रहा हूं कि इन प्रिंसिपल आप अलग अलग डेल्टा एक्स की वैल्यू और डेल्टा पी की वैल्यू कुछ भी मेजर कर सकते हो, तो इसका मतलब मेजर किया जा सकता है। पहले का आंसर हो गया, बोलो आओ, बोलो आओ, बोलो आओ। क्लियर है? अब दूसरी बात, क्या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होल्ड हो रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की जो कंडीशन है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी को एक साथ डिटरमाइन किया गया है, जबकि इस एक्सपेरिमेंट में पहले मैंने डेल्टा एक्स डिटरमाइन किया और उसके बाद डेल्टा पी डिटरमाइन किया। ये कंडीशन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की नहीं है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में दोनों चीजें साइमल्टेनियसली डिटरमाइन कर दी। बोलो हो, बोलो हो। कुछ बात चमकी कि नहीं चमकी? कुछ बात चमकी कि नहीं चमकी? क्या अच्छे से अच्छे लोगों को घुमा सकते हो इस बात पे? घुमा सकते हो इस बात पे? हाइजेनबर्ग इस सवाल में जो अभी भी बोल रहा है एक विद्वान, जिसने बोला सर एक बार और समझा दो, एक बार में ध्यान से नहीं सुन सकते क्या? इतनी अच्छे से समझाया।
क्या लिखा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, द अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट फर्स्ट टाइम वाज मेजर्ड टू बी 10 की पावर -18 and thereafter the measurement of uncertainty of velocity was found to be 10 की पावर -18। क्या ये दोनों काम साइमल्टेनियसली हुए? क्या ये दोनों एक्सपेरिमेंट एक साथ हुए हैं? बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है एक साथ डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है, अलग अलग कुछ भी डिटरमाइन कर सकते हो। क्या मैं तुम्हें अपनी बात समझा पाया? क्या मैं तुम्हें अपनी बात समझा पाया? तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको लिख देता हूं जो बात अभी अभी मैंने बोली है। ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर है थी बात? बहुत अच्छे लेवल की बात पढ़ा दी है मैंने आपको बच्चे, और आसान शब्दों में पढ़ा दिया। ठीक है, डनाडन डनाडन। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली। लॉ को वापस से पढ़ो, लॉ को वापस से पढ़ो। साइमल्टेनियसली होता तो बेटा ये अपन बोलते कि होल्ड नहीं कर रहा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो हम बोलते हैं कि होल्ड नहीं कर रहा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अभी क्या बोलेंगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जिस तरीके से डिटरमाइन करना चाहिए एक्सपेरिमेंट वैसे किया ही नहीं। तो पहले वाले का तो आंसर है, लेकिन दूसरा वाला कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहा है वो। हाँ बिल्कुल, इट इज नॉट एप्लीकेबल, राइट। तो मैं आपको बोल रहा हूं, आप ये क्वेश्चन ना, जो आपके दोस्त यार इधर उधर तैयारी करते हो उनसे आप ये क्वेश्चन पूछो कि पहले इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अराउंड द न्यूक्लियस डेल्टा एक्स की वैल्यू 10 की पावर -36 आई है। फिर एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कि मोमेंटम की अनसर्टेनिटी पता लगी 10 की पावर -18। पहले भी 10 की पावर -18, बाद में भी 10 की पावर -18। ठीक है, डज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल is Heisenberg uncertainty principle applicable? Number 1 applicable, number 2 non applicable, number 3 cannot be said, and number 4 कुछ भी ऑप्शन, अलता पलता कुछ भी ऑप्शन, 1 and 2 बोथ। बोलो बेटा, बोलो बेटा, बात क्लियर है? और एक क्वेश्चन क्या हो सकता है, एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि 10 की पावर -18, 10 की पावर -18, ठीक है, whether the two given values are possible to be measured or not, whether the two given values are possible to be measured or not according to Heisenberg uncertainty principle, according to Heisenberg uncertainty principle। बोलो यार, बोलो यार, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आया 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 आया। या क्वेश्चन क्या हो सकता है, इन आई एक्सपेरिमेंट द अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम वाज मेजर्ड टू बी, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, इन आई एक्सपेरिमेंट द अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम वाज फाउंड टू बी 1। ठीक है, was found to be 1 in another experiment, if in another experiment the value of delta x is to be calculated, which is the possible value of delta x, लिख देता हूं इसको, if in an experiment delta x was found to be 1, ठीक है, delta x was found to be 1 meter, which value of delta p is possible by doing another experiment, a greater than 5.27 into 10 की पावर -35, b less than 5.27 into 10 की पावर -35, c 10 की पावर -38, d all। the correct answer is d all। कोई भी वैल्यू मेजर कर सकते,
कोई भी वैल्यू मेजर कर सकते हो। तो रीजन इन ए independent experiment any value of delta x or delta p can be found even delta x and delta p can be 0. However, if both values are measured simultaneously, delta x into delta p cannot be less than h by 4 pi or 5.27 into 10 की पावर -35 जूल सेकेंड। लग रहा है कि कुछ अच्छा पढ़ा है, लग रहा है कुछ अच्छा पढ़ा है, लग रहा है ना कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त किया है। तोप लो बेटा। तो इस वर्ड साइमल्टेनियसली का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। चलो अब मैं आपको इस पे एक दो सवाल बताता हूं। दिस एमसीक्यू अगेन, मतलब लिख तो दिया बेटा एमसीक्यू। इन अ एक्सपेरिमेंट डेल्टा एक्स वाज फाउंड टू बी 1 मीटर, व्हिच वैल्यू ऑफ डेल्टा पी इज पॉसिबल बाय डूइंग अनदर एक्सपेरिमेंट। अनदर एक्सपेरिमेंट मैंने बोला ना, आप किसी सेपरेट एक्सपेरिमेंट में डेल्टा पी या डेल्टा एक्स की वैल्यू सेपरेट एक्सपेरिमेंट में कुछ भी मेजर कर सकते हैं यदि आपके पास सफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट और प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट मौजूद है तो। लेकिन एक साथ यदि दोनों को मेजर किया तो आप जो है अनसर्टेनिटी का जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 5.27 into 10 की पावर -35 जूल सेकंड। इससे ज्यादा और नहीं समझ, बहुत समझा दिया, 3-4 बार समझा दिया, ठीक है ना। इसके बाद यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप छोड़ दो इसको, बिकॉज ये लेवल पीएमटी में नहीं आता है। जिसको समझ में आ गया आपको बहुत बहुत मुबारक हो, 4 बार मैंने समझा दिया। जिसने नहीं समझा मतलब आप एक बात तो समझ लो कि आपका कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा पुअर चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, अपने कंसंट्रेशन को थोड़ा बढ़ाओ तो बात आसानी समझ में आ जाएगी। क्लियर है बेटा? क्या आ गया है बेटा बच्चों को समझ में? आ गया है? किसी से ये क्वेश्चन दाग सकते हो, किसी को क्वेश्चन जाके पूछ सकते हो, फिर उसको समझा सकते हो इसका आंसर क्या है। सिर्फ क्वेश्चन पूछना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, फिर उसको भी समझा सकते हो इसका आंसर क्या है। कितने बच्चे बोलते हैं इस बात को? जल्दी बोलो यार, कितने बच्चे बोलते हैं? ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों ने बोला यस सर हम कर सकते हैं, ठीक है ना। वेरी गुड, है ना बेटा। हर चीज में अपन को फैल नहीं जाना है कि अरे यार मेरे को तो आया ही नहीं समझ में। ये कोई गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात है। चलिए करो। यदि क्लास में 40 बच्चों ने थम्स अप कर दिया, 100 की क्लास में, 125 की क्लास में 40 बच्चों ने ये बात बोल दी हमको आ गया समझ में, तो आप समझ जाओ अपन को आ जाना चाहिए। 40 को अलग बात थोड़ी समझाइए। और जहां तक मेरा ख्याल है फिलहाल 118 बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं। बच्चों के गायब रहने की संख्या कभी भी बढ़ती और घटती रहती है। चलो भाई आगे बढ़ जाएं बच्चों। अंडरस्टूड? वेरी गुड। चलो अब ये था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर एक और बढ़िया सा क्वेश्चन। अब मैं आपको आगे का ज्ञान देता हूं बेटा, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, ज्ञान ही ज्ञान है अपने पास। इसमें क्या होता है, अलग अलग कंडीशन लगा देते हैं। कहते हैं कि मान लो अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम एंड अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन वाज, uncertainty of momentum and uncertainty of position was found to be the same. What will be the value of delta v?
अब ऐसे घटिया टाइप के सवाल आपसे पूछे जाते रहेंगे, आप इसको डिराइव कर लो। उन्होंने बोल दिया इफ द अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम एंड पोजीशन वाज फाउंड टू बी द सेम, इफ डेल्टा x वाज इक्वल टू डेल्टा p, फाइंड वैल्यू ऑफ डेल्टा v। सरल है बेटा, हमको पता है डेल्टा x इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाई 4 पाई। जब सवाल कैलकुलेट करो तो बराबर कर देना, ठीक है ना। डेल्टा x और डेल्टा p बराबर है डेल्टा v निकालना है। इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन गायब कर दूं और कौन सा एक्सप्रेशन को रिटेन रखूं यदि डेल्टा v चाहिए तो? डेल्टा x और डेल्टा p रखूं, शाबाश। तो क्या यहाँ पर मैं डेल्टा p का स्क्वायर इज इक्वल टू h बाई 4 पाई कर सकता हूँ? हाँ ना बोलना पड़ेगा। डेल्टा x की डेल्टा p रख दिया क्योंकि दोनों बराबर था। तो क्या मैं लिख सकता हूँ एम स्क्वायर डेल्टा वी का स्क्वायर इज इक्वल टू h बाई 4 पाई। बच्चों बोलो हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। तो क्या मैं लिख सकता हूँ डेल्टा वी का स्क्वायर इज इक्वल टू h बाई 4 पाई एम स्क्वायर। देयरफॉर डेल्टा वी इज इक्वल टू 1 बाई 4 का अंडर रूट बाहर निकालो तो 2 आ जाएगा, m आ जाएगा अंडर रूट ऑफ h बाई पाई। क्या आप लोग कर सकते हो ऐसा कोई सवाल यदि आ गया तो क्या आप आसानी के साथ कर सकते हो ऐसा सवाल बेटा? आना बोलना पड़ेगा यार। ऐसा सवाल बच्चे हमारे आसानी से कर लेंगे, घटिया सवाल तो कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, है ना। चलो हो जाएगा ऐसा बच्चों ने बोला। मैं आप पे टेस्ट करता हूँ। चलो भाई, अब यदि किसी ने बोला हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किन ऑब्जेक्ट्स पे एप्लीकेबल नहीं है, उसने बोला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, हाथी, किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा? डी, हाथी, क्योंकि उसमें वेवलाइक नेचर कम होगा। वेवलाइक नेचर कम होगा, याद करो हाथी का वेवलाइक। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पे डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन कहाँ काम करते हैं, ठीक है ना बेटा। बहुत बढ़िया, चलो आप इस सवाल को कर लोगे। अब ऐसा कोई घटिया सवाल दे दे आपको, अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग। अच्छा एक बात और समझो, अब समझना आप मेरी बात को ध्यान से। एक इस टाइप की भाषा के सवाल बहुत आते हैं जिसमें कि वो आपसे ये बोल सकता है कि if velocity of electron, बहुत इंपॉर्टेंट है, moving around the nucleus is equal to 5 प्लस माइनस 0.00 कर देते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड uncertainty of position, find uncertainty of position। समझ गया बेटा बात को? क्या आपको पता है डेल्टा x इंटू एम डेल्टा v इज इक्वल टू 5.27 इंटू 10 की पावर -35। पता है डेल्टा x की वैल्यू पता लगानी है, m की वैल्यू आपको पता है इलेक्ट्रॉन की क्या होती है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू, बात यह कि डेल्टा v की वैल्यू क्या होगी। डेल्टा v की वैल्यू क्या होगी तो भाषा देखो, भाषा क्या है 5 प्लस माइनस 0.005। तो अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट क्या हुआ, आना बोलना पड़ेगा यार। वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है इसकी वैल्यू 5 प्लस 0.005 है या 5 माइनस 0.0। बोलो बेटा, यदि मैं 5 प्लस माइनस 0.5 लिखता तो आप क्या बोलते हैं? यदि मैं भाषा में लिखता 5 प्लस माइनस 0.5 तो क्या आप ये नहीं बोलते हैं कि इसकी वेलोसिटी या तो 5.5 हो सकती है या 4.5 हो सकती है। तो अनसर्टेनिटी कितनी है 0.5 की है ऊपर के एग्जांपल में, तो यहाँ अनसर्टेनिटी कितनी है 0.005 की है। बोलो हो, बोलो हो, बोलो हो, बोलो हो, है ना। तो दैट विल बी इक्वल टू 0.005 इज इक्वल्स टू 5.27 into 10 की पावर -35। लेट मी मेक इट 0.527 मीटर पर सेकेंड, सो दैट मैं यहां भी इसको कर दूं
5.27 into 10 की पावर -3 if I'm not wrong, हाँ 10 की पावर -3 सही है, हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी, डेल्टा एक्स आ जाएगा दुनिया से, दुनिया को हाना करना पड़ेगा यार, जल्दी बोलो यार, हो गया ठीक है ना। अब एक बात और बताता हूं मैं आपको, find delta v, that is uncertainty of velocity, नहीं हाँ, find uncertainty of velocity if velocity of electron is थ्री इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड is 3 into 10 की पावर, क्या बोला मैंने, if the velocity of the electron is equals to इतना, और डेल्टा v की वैल्यू मैंने लिखी if the velocity of the electron is 3 into 10 की पावर 3 प्लस माइनस 0.005%, प्लस माइनस 0.005%। अब इसका मतलब क्या निकलता है वो मैं आपको बताता हूं, अभी हमारे पास समय है ना बेटा, हाँ 8 मिनट बाकी है, दिक्कत की बात नहीं है, चलो आप इसको ठोप लो फटाफट। क्या ये भाषा सबको क्लियर समझ में आई? फाइंड डेल्टा वी, अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी इफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3 into 10 की पावर 6 प्लस माइनस 0.005%। अब कैसे निकालना है? वैसे नीचे जगह खाली है तो आप बोलो तो मैं इधर ही सॉल्व कर दूं, नीचे जगह खाली है कहो तो इधर ही सॉल्व कर दूं, है ना। तो सोल्यूशन बराबर डेल्टा वी बराबर पता है कितना आएगा, 3 into 10 की पावर 6 इसकी वेलोसिटी है और अनसर्टेनिटी कितनी है इनटू 0.005 डिवाइडेड बाय 100, so that will become equal to 5 into 10 की पावर -5 और ये 5 आके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 दिया 15, तो 15 into 10 समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। तो शायद अनसर्टेनिटी ऑफ डेल्टा भी हो जाएगा 5 into 3 15, आई सपोज दैट 150, चेक करें सही है 150 if I am not wrong in mathematics, conceptually I am very clear, okay got it। दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नॉर्मली बुक में नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको बुक्स में मिलेगा। इसमें डायरेक्ट अनसर्टेनिटी दे दी थी, इसमें परसेंटेज के आधार पे दी है, दोनों कैलकुलेट कर लोगे, हाँ ना बोलना पड़ेगा। इसमें डायरेक्ट दी है, इसमें परसेंटेज के आधार पे दी है, हाँ ना बोलना पड़ेगा। सबको आ गया ना समझ में, एकदम क्लियर है ना बेटा? वेरी नाइस, वेरी गुड। यदि आपको एकदम क्लियर है तो मैं कहूंगा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। फिर मैं एक सवाल और आपको बताता हूं, उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन आता है तुम लोग करना? चलो आप इसको फटाफट लिख लो, फटाफट इसको आप लिख लो। आज आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के सारे सवाल जो हैं कैलकुलेट कर सकते हो आप, डी ब्रॉगली को हाइजेनबर्ग के। हालांकि आज थोड़ा सा और पढ़ाना बचेगा, मैंने वैसे करा दिए आपको सवाल काफी कुछ। मिटाओ इसको, शैल आई मिटाओ दिस? आज के आज ही सारे सवाल कर लोगे ना सॉल्व? यार एक तो क्या होता है ना, बस ये ऑनलाइन मुझे ये समझ में नहीं आता तुम में से कितने लोग होमवर्क कर रहे हैं कितने लोग नहीं कर रहे हैं। आज मैं आपसे ना, एक तो ये प्रॉब्लम है कि यदि मैं पूछता हूँ ना 40-50 बच्चे मैक्सिमम रिस्पॉन्ड करते हैं, मैक्सिमम। डाउट ग्रुप पे 136 बच्चे से ज्यादा बच्चे, 136 बच्चे से ज्यादा बच्चे डाउट ग्रुप पे, लेकिन रिस्पॉन्स जो आता है वो आता है कितनों का, मुश्किल से 40 का 50 का एट मैक्स। जब मैं बहुत स्ट्रेस करता हूँ तब, यार ये 100 लोगों का रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ सकता, 118 का रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ सकता? आना चाहिए ना यार, तभी तो मजा आएगा। तो अब होमवर्क सारे बच्चों को करना है, जो जो आपको मैं देता हूं। और देखो मैं आपको सारे डाउट बता देता हूं भैया ग्रुप पे, कोई डाउट छोड़ता नहीं हूं, है ना, प्लीज।
आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर मैं डिमोरलाइज हो जाऊंगा, मेरे को लग जाएगा यार अच्छे बच्चे नहीं है यार, पढ़ने वाले नहीं है, इनमें क्या मेहनत की जाए, क्यों इनको इतने खोद खोद करके मेहनत करके कंसेप्ट बताया जाए जब बच्चे खुद ही नहीं पढ़ते हैं, तो है ना। तो दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, मानते हो ना इस बात को, मानते हो ना इस बात को, ठीक है ना। तुम तो नहीं मानते इस बात को, अपने आप को गधा तो नहीं समझते ना, तुम लोग खुद को गधा तो नहीं समझते ना, ऐसा तो नहीं समझते ना हम तो गधे, हमसे कुछ नहीं हो सकता, नहीं समझते ना। मेरे को तो गधा नहीं समझते हैं कि मास्टर जी हमारा गधा है, इसको भी कुछ नहीं आता, नहीं समझते ना। ये बात तो समझ में आ गई होगी आपको 10 12 15 दिन में कि मास्टर को आता है सब्जेक्ट, आता है ना। तो हम दोनों यदि गधे नहीं तो मिलकर के क्या हम कई लोगों को चैलेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। तो बस तो अपन मिलके चैलेंज करने की कोशिश करते हैं, मिलके अच्छा काम करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि मजा आए, दूसरे लोग देखें उन्हें लगे अरे वाह यार क्या नॉलेज है करण का, क्या नॉलेज है यश का, दिखना चाहिए ना बेटा अच्छे से, समझ रहे हो बात को। यस बिल्कुल। किसी के पास मेरा नंबर नहीं है ऐसा मैंने देखा अभी। ओ माय गॉड, 9827247292 बीपीएस सर लिख लेना, ठीक है। जिसके पास भी नंबर नहीं है, घोर अंधेरा, घोर पाप, इतने सालों बाद भी नंबर नहीं है आपके पास मेरा, प्रभु। अब तक तो मेरा नंबर जो है वो आलिया भट्ट, करीना कपूर, अरे करीना कपूर नहीं, वो क्या नाम है उसका, दिशा पाटनी, इन सबके पास है, और तुम्हारे पास मेरा नंबर ही नहीं है, हैं? कुछ तो शर्म करो। चलो भाई, अब एक सवाल जिसमें वो लिखता है कि मास ऑफ अ पार्टिकल है, चलो एक घटिया टाइप का सवाल है, टाइम भी हो गया एक्चुअली। मास ऑफ अ पार्टिकल इज 10⁻⁻16 ग्राम, हालांकि इसमें भी थोड़ा सा पेंच कर सकते हैं, एंड इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ, एंड इट इज मूविंग with a velocity of 10⁻⁶ centimeter per second with percentage accuracy of accuracy up to with accuracy up to 0.01 percentage. Find value of delta x. Find value of delta x. अब सोचो, अब डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको पता लगानी है। अब इसमें पेंच क्या है, पेंच ये सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया है और ये भी ग्राम में दिया है, जबकि एच की वैल्यू जूल में आ रही है, तो वो एमकेएस यूनिट में, सीजीएस यूनिट में। तो एच की वैल्यू एमकेएस यूनिट में क्या होती है बेटा, एच की वैल्यू एमकेएस यूनिट में क्या होती है, 10 की पावर माइनस कितनी होती है, मैंने लिखा ही है। इससे समझ में आएगा कौन मेहनत कर रहा है कौन नहीं कर रहा। नहीं खुशी ये नहीं बेटा, परागी ने सही बोला, 10 की पावर -27, अदिति ने भी सही बोला, 10 की पावर -27 ईआरजी में, अर्ग में है, याद आ गया सब लोग, ईआरजी में, अर्ग में है। तो हम आराम से निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम चाहें तो मास इनटू डेल्टा वी इनटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इज इक्वल टू कर देता हूँ 5.27 इंटू 10 की पावर -35 ही कर दिया मैंने, है ना। दोनों में कर सकता था, इसको -27 लेके भी कर सकता था और -35 लेके भी कर सकता हूँ, जो मेरा मन, लेकिन अब मास क्या रखूंगा मैं, 10 की पावर -16 था ग्राम, तो ये 10 की पावर -16 डिवाइडेड बाई 1000 इन टर्म्स ऑफ केजीज हो जाएगा बेटा, इनटू डेल्टा वी की वैल्यू कितनी रखोगे, 10 की पावर 6 सेंटीमीटर पर सेकंड, जो चीज इतनी देर में सेंटीमीटर में चली 10 की पावर 6 मीटर में, इसकी 100 गुना कम चलेगी यार, मीटर में करेंगे तो 100 गुना कम चलेगा ना। जो चीज 10 की पावर 6 सेंटीमीटर दौड़ गई एक सेकंड में, वो 10 की पावर 4 मीटर दौड़ेगी एक सेकंड में, सो दैट बिकम्स 10 की पावर 4। लेकिन अनसर्टेनिटी डेल्टा वी की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू 10 की पावर 4 इनटू 0.01 डिवाइडेड बाय 100, सो दैट बिकम्स 10 की पावर -4 बराबर 1, सो डेल्टा वी बराबर कितना हो गया 1, सो डेल्टा वी की वैल्यू मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूंगा कितनी 1
into delta x is equals to 5.27 into 10 की पावर -35। आगे कैलकुलेशन आप कर लेना, 10 की पावर -19 से डिवाइड कर देना, जो आंसर आ जाए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बेटा इतना कर सकते हो? हाँ बोलना पड़ेगा बच्चों को। क्या बच्चे इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हाँ बोलना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 की पावर सेकंड विद एक्यूरेट अप टू 99.9%। इलेक्ट्रॉन मूविंग with a velocity of 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड with a which is accurate up to which is accurate up to which is accurate up to 99.9%। फाइन डेल्टा एक्स निकाल लोगे बेटा। सबसे पहले हमको ये देखना है कि डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आएगी। डेल्टा वी विल बी इक्वल टू 10 की पावर 6 इंटू क्या लिखो, जल्दी बोलो यार टाइम हो जाएगा। एक्यूरेसी है 99.9%, तो अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट कितना होगा? क्या वो 0.01 डिवाइडेड बाई 100 होगा? भाई एक्यूरेसी 99.9, एक्यूरेसी 99.9 है, तो अनसर्टेनिटी कितनी होगी? 0.01%। अनसर्टेनिटी विल बी 0.01%। बस आ गया, ठीक है। चलो टाइम हो गया आज का। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। अनसर्टेनिटी विल बी 0.01%। ठीक है बेटा। अब मैं रात में आपको आधा घंटा कुछ अच्छे सवाल करा दूंगा, विश्वास करें उसका कोई लेना देना नीट से। वो बहुत अच्छे लेवल के जेई के सवाल हैं जो मैं आपको रात को आधे घंटे कराऊंगा। जिसको करना है वो आओ, जिसको नहीं करना है उसका कुछ नहीं बिगड़ता। ठीक है, बाय बाय, टाटा, सी यू। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चमकते रहें, दमकते रहें, खुद भी खुश रहें, माता पिता को खुश रखें खूब सारी पढ़ाई करके। बाय बच्चों।